नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 30 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका की नाक में, हालांकि कह तो मैं नाक रहा हूं लेकिन शब्द आप समझ चुके होंगे कि कौन से शब्द का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। जी हां, अमेरिका के स्थान विशेष में ईरान ने उंगली कर दी है और ईरान ने कल रात लगभग 3 बजे के आसपास एक वीडियो जारी किया, जिस वीडियो में ईरान ने दिखाया कि जॉर्डन के ऊपर ईरान ने जो हमला किया था, इस हमले से जॉर्डन में कितना डैमेज हुआ है। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जॉर्डन के ऊपर ईरान ने हमला किया और इस हमले में जॉर्डन को डैमेज पहुंचा है। अब अमेरिका और जॉर्डन का आप खुला झूठ सुनिए कि भाई साहब, इनका कहना है कि हमारी तरफ ईरान ने 6 से ज्यादा मिसाइलें दागी तो थी, लेकिन ये मिसाइलें जैसे ही जॉर्डन की टेरिटरी में पहुंचती हैं, फौरन ये मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली जाती और बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। अब ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुले पैमाने पे बोल दी, लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप का फिर से कहना है कि चूंकि हमारे ऊपर हमला हुआ है, इस वजह से इस बार हमला करने की बारी हमारी है और इस बार हम बहुत ही हार्डली हिट करेंगे और ईरान में तबाही मचाएंगे। क्या कुछ कहा है, 40 सेकंड का वीडियो है, सुने जरा आप। And we need some approvals from Congress probably, but generally speaking, it's been very bipartisan. And then on the attack, the drone attack on the LNG tanker off of Egypt, what can you tell us about that? And is there any indication it's Iran related? Does it represent? Well, I'm going to give you a report. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rockets shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकाते हुए कहा है कि हम ईरान के ऊपर एक बार फिर से हमला कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई साहब, अगर आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ तो आप हमला करने के लिए इतनी उतावले क्यों दिख रहे हैं? और सेकंड बात, आपको हमला करना है तो आप चुप क्यों हैं? कर लीजिए। एक्चुअल कहानी ये है कि ईरान से इतने दिन तक जंग लड़ते लड़ते डोनाल्ड ट्रंप अब खुद कंफ्यूज हो गया है कि हमला करें या ना करें, क्योंकि जिस हिसाब से रिएक्शन ईरान का निकल के सामने आ रहा है, जिस हिसाब से अब अमेरिका ने सीज फायर किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान हमला कर रहा, चाहे इजिप्ट में कर रहा, चाहे सऊदी अरब में भी हमले हो रहे हैं, चाहे अलग अलग और जगहों पे हमले हो रहे हैं, अभी तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा हूं सबूतों के साथ। उसका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान वेल प्रिपेयर्ड है और ईरान खुद अब रुकना नहीं चाहता। इसी दौरान दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही, इजिप्ट यानी जिसको हम आमतौर में हम बोलचाल की भाषा में मिस्र कहते हैं, जो फिरौन का शहर है, मिस्र में एक जगह लगती है दमित्ता के पास एक टैंकर लगा था और ये टैंकर अमेरिका का था, जिसके बारे में मैंने आपको रात में ही बता दिया था। इस टैंकर को जैसे दमित्रा पोर्ट के पास खड़ा किया जाता है, अचानक से इसके पास एक अननोन ड्रोन उड़ता हुआ आता है। अब ये ड्रोन कहाँ का है, किसने भेजा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के सामने आई है, लेकिन इस ड्रोन के हमले में बाकायदा ये टैंकर बुरी तरीके से जल उठा। आज आलम यह है कि इस टैंकर को बुझाने के लिए अलग अलग वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा, ताकि इस टैंकर में जो लगी आग है वो ठंडी पड़ जाए। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस टैंकर में आग लगी थी, उस टैंकर को बुझाने की कोशिश की जा रही है और ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि इजिप्ट यानी मिस्र के पास भी कोई ड्रोन पहुंचा है। अब ईरान ने इसके बारे में कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं किया। ईरान ने कहा कि भैया हम कुछ बोलेंगे नहीं, ये नहीं कहा कि हमारा ये ड्रोन नहीं। ईरान ने कहा कि अभी कुछ देर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी है, जिस हिसाब से अमेरिका और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, आपको भी ये लग रहा होगा, मुझे भी ये लग रहा है कि ये हमला ईरान ने किया। लेकिन यहाँ पे एक पेच और फंस रहा। वो पेच क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से अपना रुख एकदम ठंडे बस्ते में डाल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अब जंग वंग के बारे में नहीं सोच रहा। अब एक देश ऐसा है जिसको ये चीज मंजूर ही नहीं है कि अमेरिका ईरान पे हमला ना करे। उस देश का नाम आप आपके जहन में ले सकते हैं, उसका नाम कोई और नहीं है। सबसे घटिया, सबसे हरमपना वाला देश इजराइल।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इजिप्ट के इस टैंकर के पास इजराइल ने ही अननोन प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया ताकि नाम ईरान का आ जाए? वेल, इसमें ईरान ने क्लेम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो निकल के सामने आता कि भाई अगर ईरान क्लेम नहीं कर रहा तो कौन है? अच्छा, अगर ईरान ने मारा होता तो ईरान क्लेम भी कर लेता है। बहरहाल ऐसे हाल में क्या सही है क्या गलत है ये तो चंद दिनों में जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि जो बमबारी सऊदी अरब ने और अमेरिका ने मिलकर की थी, जो बमबारी इराक के अंदर की थी, क्या कुछ हुआ था अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन अब उसका रिजल्ट सऊदी अरब को मिल गया है। खबर यह निकल के सामने है, रात के 4 से 5 बजे की बात की ये बात है। अचानक से सऊदी अरब का जो रियाद इलाका है, जो सऊदी अरब की राजधानी है, वहां पे 2 बड़े बड़े धमाके हुए हैं। अब ये धमाका कैसे हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, किसको किसने उड़ा दिया। चूंकि 3 देशों से सऊदी अरब इस समय जंग लड़ रहा है। सबसे पहले यमन के हूतीस से लड़ रहा है, चूंकि मामला तो यमन के हूतीस से ही शुरू हुआ था। जब ईरान का एक पैसेंजर जहाज सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करता है, तब उस जहाज के ऊपर बाकायदा मिसाइल फायर की जाती है पहले दिन। हालांकि जब यमन के हूतीस ने रिटेलिएशन किया तब सऊदी अरब के फाइटर जेट भाग जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि जब ईरान का पैसेंजर प्लेन वहां पे उतरने की कोशिश कर रहा था, इसी दौरान सऊदी अरब ने उस पर हमला किया और इसी के बाद से यमन के हूतीस और सऊदी अरब के बीच झड़प है। इसी दौरान यमन के हूतीस ने जब जबरदस्त बमबारी की थी सऊदी अरब के ऊपर, तब सऊदी अरब का कहना था कि यह हमला असल में इराक की टेरिटरी से हुआ है और जो PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है उसने किया था। और इसी के जवाब में बाकायदा सऊदी अरब और अमेरिका ने ज्वाइंट ऑपरेशन कंडक्ट करके इराक के PMF के इलाके के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह रही कि जिस भीड़ को वो PMF के आतंकवादी समझ रहे थे, असल में वो भीड़ तो तीर्थस्थलों की है। मतलब वो लोग जो करबला में अपनी इबादत करने जा रहे थे, वहां पे घूमने जा रहे थे, उन लोगों को निशाना बनाए और इसकी वजह से आज पूरा इराक भड़का हुआ। इराक में अलग अलग जो संगठन है वो बाकायदा वहां पे अब तैयारी कर रहे हैं कि ईरान के साथ मिलके या फिर अलहदा ही सऊदी अरब के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके, सऊदी अरब को सबक सिखाया जा सके। और इसी दौरान दोस्तों इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है, चूंकि ईरान के भी कई सारे लोग मारे गए थे उस पूरे हमले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि IRGC की 4 सीनियर मेंबर, जी हाँ, जिनकी तस्वीर शायद आपने अलग अलग चैनलों पे ना देखी हो, जहां तक मुझे पता है कि पहली मर्तबा ही मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। ये चारों तस्वीरें देख लें, ये चारों IRGC के वो मेंबर हैं जो मेंबर उस समय मौजूद थे और बम गिराया गया और उसमें ये शहीद हुए। अब ईरान के IRGC के लोग इसमें शहीद हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ईरान खामोश नहीं बैठेगा। और ईरान खामोश नहीं बैठेगा तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि सऊदी अरब अब एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले चुका है। चूंकि एक तरफ यमन से इनका लफड़ा, दूसरी तरफ इन्होंने इराक में मिसाइल दाग दी और इस मिसाइल हमले में ईरान के 4 IRGC के लोग शहीद हुए। तो ऑब्वियस सी बात है अब ईरान, इराक और यमन के हूतीज इस मामले में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सऊदी अरब अकेला है। जहां तक हमारी आपकी जानकारी है, शायद सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड भी ज्वाइन कर लिया है, और नहीं भी किया हो तो भी पाकिस्तान के साथ इसका डिफेंस पैक्ट है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी देखना कि क्या पाकिस्तान अब इस मामले में इन्वॉल्व होगा। अमेरिका इन्वॉल्व भी है, तो क्या ये तीनों जो सुअर किस्म के लोग हैं, चूंकि पाकिस्तान इतना बड़ा सुअर है, कई सारे लोगों को लग रहा था कि अरे भाई मुसलमानों का देश है तो एटलीस्ट मुसलमानों का सगा होगा। ये इतने हरामी, इतने वाहियात किस्म के लोग हैं कि मुसलमानों के भी सगे नहीं हो पाए। आपको मैंने दिखाया भी था, एक बार फिर से दिखा रहा हूं कि किस हिसाब से पाकिस्तान में प्रोटेस्टरों का दमन किया जा रहा, गोली से लेके बारूद से लेके बम तक फेंके जा रहे हैं, किस हिसाब से लोग परेशान है। वीडियो देखें आप। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। अब हम मार रहे हो जालिमों। यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए। लगातार फायरिंग जारी है। ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं, कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है।
हाली करेगा हाली करो फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान शहीद और जख्मी हो चुके हैं और बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं। देख सकते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना ये देखें किस तरह नौजवानों को किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को। ये देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर किए नौजवानों पे। ये देखें लोग कैसे छोड़ो हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान अपने आवाम के लोगों को परेशान कर रहा है और चूंकि इनकी डिमांड भी कुछ नहीं है। इनका कहना यह है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है अगर पाकिस्तान उसमें कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, चूंकि पाकिस्तान को यह बात पता है कि भैया भारत आज नहीं कल तो वो ले लेगा, आज नहीं कल तो भारत ले लेगा। ऐसे हाल में पाकिस्तान को लग रहा है कि हम डेवलपमेंट क्यों करें। तो वही पीओके के लोगों का कहना है कि एक तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं, कम से कम तुमने कब्जा कर रखा है हमारी जमीन पे, हमसे टैक्स लेते हो, तो ऐसे हाल में हमारे लिए या तो कुछ करो या फिर इस बार जो चुनाव होगा उस चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे। मामला केवल इतना है। लेकिन उस पर भी आसिफ मुनीर इतना परेशान हो गया कि उसने गोलियां चलवा दी। तो ये सब एक साथ हैं, पाकिस्तान, सऊदी, इजराइल, अमेरिका की क्या सच्चाई आपको पता है। इजराइल की आज की कहानी बता रहा हूं। आज इजराइल ने 2 जगहों पे बड़े मेजर हमले किए हैं। सबसे पहला हमला इसने सीरिया पे किया। वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीरिया के ऊपर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। और इसके अलावा कल रात दोस्तों लगभग 3 से 4 बजे के आसपास भारतीय वक्त के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, गाजा के ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी की और किस हिसाब से की है मंजर देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गाजा के ऊपर इजराइल ने किस हिसाब से बमबारी की है। और सीरिया और गाजा को दहलाने के बाद भी भाई साहब इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, चूंकि अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि चूंकि हम मीडिएटर हैं और हम बातचीत कर रहे हैं तो देखो यार हमारी बात की एक पहलू है, एक काम करो तुम निकल जाओ लेबनान के अंदर से, तुम अपनी सेना लेके निकल जाओ। इजराइल ने कहा कि हम नहीं निकलेंगे। इसके बाद अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है ना तेरी ना मेरी, एक काम करते हैं एक बफर जोन बनाते हैं। इस बफर जोन में एक साइड लेबनान की आर्मी रहेगी जो कि है ही नहीं, एक साइड तुम रहना, तुम्हें कोई दिक्कत होगी हमें बताना। अब इजराइल एक बार इस पे शांत होता है, हामी तो नहीं भरता लेकिन शांत हो जाता है। लेकिन अब वही इजराइल डिमांड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, मतलब कोई भी एक्शन लेने के लिए हमें फ्रीडम चाहिए, हम जब चाहे तब बम गिरा सकते हैं, किसी भी देश को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी फ्रीडम ऑफ एक्शन का मतलब बड़ा साफ है कि लेबनान के ऊपर हम जब चाहे तब बम गिरा दें। मतलब गाजा को दहलाया, सीरिया पे हमला किया और लेबनान में 1-2 दिन से जो शांति वो भी चीजें इनको मंजूर नहीं है, अब लेबनान पे भी हमला करना है। तो जो मैंने आपसे कहा कि इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब ने क्या किया आपको नहीं पता। सऊदी और दुबई मिलकर सूडान में लाखों मजलूम मुसलमानों को मारते हैं, लाखों इंसानों का कत्ल कर देते हैं। क्यों? सोने की लालच में। तो ये कहना गलत होगा कि भाई ये सऊदी वाले तो बड़े अच्छे हैं, ये पाकिस्तान से तो ऑलरेडी मैं बहुत नफरत करता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आवाम से करूँ ना करूँ, पाकिस्तान की सरकार से तो बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम का ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि भाई वो भारतीयों से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, यहीं से निकले हो यार तुम, यहीं से निकले हो, यहीं का विरोध अब क्यों है मुझे नहीं पता। खैर, इधर सऊदी अरब को तोहफा मिल चुका है, रियाद में धमाका हुआ और धमाके के बाद अपडेट ये है कि इनका जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो टेम्पररी बंद कर दिया गया। मतलब जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी सऊदी अरब का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं से भी मिसाइल गिरने का खतरा बना हुआ है। तो सऊदी अरब अब बाकायदा वो फल पा रहा है जिस पेड़ को इसने बोया था। तेल है इसके पास और दुनिया को पता है कि जिसके घर शीशे के हों
वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते, और जिस देश में तेल बहुत हो वो दूसरों के ऊपर बम नहीं फेंका करते हैं। क्योंकि सामने वाला जब रिएक्शन देगा तो नुकसान आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि ईरान के पास वो चीज़ें नहीं है जो आपके पास है। ईरान तो ऑलरेडी सैंक्शंस की मार झेल रहा है, तो उसको क्या दिक्कत है? नहीं तेल बेचेगा, नहीं बेचेगा। खैर, इसी दौरान जर्मन के जो चांसलर हैं, जिनका नाम फ्रीडरिच मिराज है, इन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जो लोग इजराइल पे सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूं और मैं नहीं चाहता कि इजरायलियों के ऊपर सैंक्शंस लगे, चूंकि इजराइल के साथ हमें बहुत कुछ करना है, मतलब डील वील करनी है। क्या कुछ कहा, सुने जरा थोड़ा सा। Ich will zunächst einmal sagen, die Produkte, die Waren aus den besetzten Gebieten im Westjordanland, das werden die vermutlich wissen, fallen zu Recht nicht unter die Handelspräferenzen für Israel. Ich unterstütze die Kommission darin, diese Regel auch konsequent umzusetzen. Und darauf muss jetzt unser Augenmerk liegen. Wir beobachten ansonsten mit großer Sorge die Aktivitäten der israelischen Regierung in den Siedlungsgebieten im Westjordanland. Ich habe das mehrfach mit Ministerpräsident Netanyahu auch in persönlichen Gesprächen zum Ausdruck gebracht. Aber wir halten generelle Sanktionen gegen Israel nicht für richtig. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen unseren beiden Ländern. Aber ich werbe im Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs auch immer dafür, dass Deutschland hier in einer besonderen Verantwortung gegenüber dem Staat Israel steht und wir uns deswegen Sanktionsregimen gegen Israel im Allgemeinen nicht anschließen können und wollen. Und dabei wird es auch jedenfalls für die gegebene Zeit bleiben. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भाई साहब ने कहा है कि ये इजराइल पे जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं उसके पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि इजराइल से इनको अपने संबंध बड़े बेहतर करने हैं, बड़े बेहतर करने हैं, ऐसा इनका कहना है। और इसी दौरान दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के सामने आ रही है कि रेजा पहलवी अभी भी ताक में बैठा है। रेजा पहलवी ने कहा और इजराइल को एक तरह से लालच देते हुए कहा कि जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और जो इस समय सरकार है ईरान के अंदर, जो सरकार है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप वहाँ पे तमाम चीज़ें संभाल रहे हैं, जिस दिन ये कुर्सी से बाहर हुए उसी दिन मैं राजा बनूंगा। रेजा पहलवी का कहना है कि उसी दिन मैं राजा बनूंगा, और जैसे ही मैं राजा बनूंगा इजराइल वाले पापा, मैं गारंटी दे रहा हूं, सेम उसी दिन तेहरान में एक अच्छी सी खूबसूरत सी जगह में खोजूंगा और खोजने के बाद वहां पे बकायदा इजराइल की एम्बेसी बनाऊंगा। ये कहना है। अब ये किस दम पे ये बात बोल रहा है वो मुझे नहीं पता, इसका क्या प्लान है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये बात ये बोल रहा है तो कुछ तो दिमाग में पकड़ा है। भाई इसके भी सपोर्टर है। खैर, इसी दौरान दोस्तों बांग्लादेश के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि शेख हसीना इसी साल 2026 के नवंबर महीने तक अपने देश वापस जा सकती है। अब कहानी इसमें यह है कि शेख हसीना अगर वापस जाती हैं तो ये जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई सारे मामलों में वो आरोपी साबित हुई हैं, और ना केवल आरोपी साबित हुए हैं बल्कि कहानी यहां तक पहुंच गई है कि शेख हसीना के ऊपर सजाए मौत का ऐलान हुआ है। कई सारे मामलों में ताउम्र कैद, कई सारे मामलों में ये कहा गया कि इनको सजाए मौत दी जाए, और कई सारे मामले ऐसे हैं जिसमें छोटे मोटे जेल के भी प्रावधान है। तो जिस हिसाब से इनका इस समय सिनारियो बन रहा है, और इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं जाती हूं तो मुझे मारा भी जा सकता है। तो फिर बड़ा सवाल यह है मैम कि आपको जाना क्यों है? भाई भारत में मोदी जी ने आपको बढ़िया बंगला दिया रहने का, आपको बढ़िया घर दिया, तमाम सर्विसेज दी हैं, व्हाई यू वांट टू गो? और जाना भी है तो फिर ये डर क्यों? बहरहाल क्या है क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप बच रहे, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।